हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। एमपीपीएससी प्रीलिम्स से 2026 को टारगेट करते हुए हम कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बेस पर टेस्ट सीरीज़ और उनका डिटेल डिस्क्रिप्शन। आज की जो है हमारी यह 31 नंबर की टेस्ट सीरीज़ है और इसके पहले तक हमने 30 टेस्ट सीरीज़ जो है बहुत ही विस्तृत तरीके से सॉल्व किया है। हर टेस्ट में जो है जो क्वेश्चन आया हो उसके आसपास हमने सभी टॉपिक जितने भी हमसे हो सका है उसका जो है आपको सॉल्यूशन दिया है। आज जो है ये 31 नंबर की टेस्ट सीरीज़ है और यह है फ़िलहाल के लिए अंतिम टेस्ट सीरीज़ है। जैसा कि हमने कहा था 50 टेस्ट जो है हम क्या करेंगे, टोटल करेंगे। अब 31 टेस्ट ये PYQ के बेस पर हो गए हैं, PYQ के बेस पर। और इनसे हमें जो है पता चला है कि एमपीपीएससी किन क्षेत्रों में पेपर जो है पूछ रही है, क्वेश्चन पूछ रही है, किस बेस पर कैसे पूछ रही है। और हमने जो है हर लेवल को समझा है और भी जो है अंत में बातें करेंगे कि पेपर के बेस पर हमें कैसे पढ़ाई करनी है और क्या क्या चीज़ों को ध्यान रखना है। इन सभी का जो है हमने क्या किया है, अध्ययन किया है। आज हमारा लास्ट जो है ये है 2025 का जो है ये पेपर है और अंतिम है। इसके बाद में जो है हम क्या करेंगे, हर टॉपिक का जो है अब इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बेस पर जो है टॉपिक वाइज हम क्या करेंगे, थ्योरी करेंगे। अब इस थ्योरी में क्या होगा सबसे पहले जो है हमारे पास में एक शॉर्ट नोट्स होगा जो मेरे द्वारा खुद बनाया जाएगा। ये हो सकता है कि हैंड रिटन हो, जो मैं बनाऊंगा शॉर्ट में। ये हैंड रिटन हो सकता है या फिर मैं PDF के रूप में बनाऊंगा, तो वो भी जो है स्ट्रक्चर फॉर्मेट में होगा। ध्यान रखिएगा, मैं डिटेल में नहीं बनाता और ना ही जो है इरेलीवेंट चीज़ों को जो है एक भी चीज़ फॉलो नहीं होंगी इरेलीवेंट जो कि परीक्षा के सिलेबस से बाहर हैं, जो हमारे सिलेबस के अंदर पॉइंट है। और जिस क्षेत्र में एमपीपीएससी बार बार प्रश्न पूछ रहा है उन क्षेत्रों को जो है विशेष रूप से स्टार क्वेश्चन के रूप में हम फोकस करेंगे। और शॉर्ट नोट भी जो है आपको देंगे। जो क्लास का शॉर्ट नोट होगा वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, लेकिन वह शॉर्ट नोट आपको तभी समझ में आएगा, याद रखिएगा, जब आप जो है क्लास में उसका डिटेल में जो है मेरे द्वारा समझाया गया वो देखेंगे। अन्यथा आप जो सीधे तरीके से पढ़ेंगे उसे समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि मैं उसमें बहुत सारी बातें नहीं शामिल करूँगा। उसमें सिर्फ मैं इंपॉर्टेंट डाटा जो है शामिल करूँगा और बताऊँगा कि जो है आपको कैसे क्या करना है, कैसे क्लास में जो है समझाऊँगा। उसके बाद जो है उसी जो शॉर्ट टॉपिक को मैं एक्सप्लेन करूँगा। जितना भी एमपीपीएससी का सिलेबस है मैं उसी के हिसाब से जो है हर टॉपिक का शॉर्ट नोट्स बनाऊँगा और यहाँ पर वीडियो के रूप में उसका जो है एक्सप्लेनेशन करेंगे। देन इसके बाद में जो है आप जो है उस शॉर्ट नोट को अपने हिसाब से बना सकते हैं और ये आपको जो है टेलीग्राम चैनल पर मिलता रहेगा। और जो टॉपिक हम क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे, उस टॉपिक पर बेस्ड जो है 50 क्वेश्चन आपको डेली टेस्ट देना है। क्या करना है, डेली टेस्ट देना है। जितनी बातें मैं बता रहा हूँ उतनों उसको जो है 100% फॉलो करना है। डेली आप जो क्या करेंगे, इसका जो है टेलीग्राम पर टेस्ट देंगे। मैं थ्योरी जो है आपको शॉर्ट नोट में कराऊंगा, क्वेश्चन नहीं कराऊंगा। क्वेश्चन जो हो थ्योरी पर बेस्ड होंगे। अगर आप थ्योरी ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, समझेंगे, करेंगे तो निश्चित रूप से बनेगा आपसे और उसे सॉल्व भी कर पाएंगे। और देन जो है 2 टेस्ट हमारे होंगे। एक टेस्ट जो है डेली की क्लास पर बेस्ड होगा और अभी तक जो है हमने 31 टेस्ट किए हुए हैं। एक टेस्ट जो है जहां हम साइंस की क्लास करते थे उसकी साइंस की क्लास को हम पॉज करेंगे, क्योंकि जो है एक जगह ही मैं फोकस कर सकता हूं। मेरे पास पे जो है मेरी ये आदत है या कमज़ोरी कहिएगा कि मैं हर क्षेत्र में जो है बहुत अच्छे से फोकस नहीं कर पाता हूं। अगर 2 काम एक साथ हो रहे हों तो चूँकि मैं एक ही क्लास लूँगा और उसे बेहतर तरीके से बनाऊँगा और उसमें जो है बेहतर डाटा करूँगा। ऐसा नहीं है कि सीधे क्लास जो है आपके सामने आ जाती है, ऐसा नहीं है। इसके पहले जो बहुत सारी प्रक्रिया होती है, इसमें जो है एमपीपीएससी के प्रीवियस ईयर पेपर देखने पड़ते हैं मुझे। और कई बार जो है जो आप समझ रहे हैं ऐसा नहीं है। जितने जो कठिन प्रश्न मैं आपके सामने कराता हूँ वो गारंटी लेता हूँ ना, जब तो याद रखिएगा उसमें जो है मात्र 30 से 40% कंटेंट ही किताबों में मिलता है। अगर आप इतना पढ़ेंगे तो कभी जो है आप परीक्षा को क्लियर नहीं कर सकते हैं। आपको जो है कम से कम 75% से ऊपर स्कोर करना होगा और इसके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट देने होते हैं। और वो एक्स्ट्रा एफर्ट जो है मैं आपके लिए दे रहा हूँ। इसको जो है 40% से, मतलब 40% डाटा मैं सामान्य किताबों से लेता हूँ जो मार्केट में प्रचलित हैं, और बाकी डाटा जो है आयोग की वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट, करंट अफेयर, इन सब से जो है लगभग अनुमान लगा के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं, जो एमपीपीएससी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन्हीं के बेस पर। और मुझे भी जो है अपना तरीका साबित करना है कि मेरी स्ट्रेटजी जो है एमपीपीएससी के सिलेबस में श्रेष्ठ है, अच्छी है। ये साबित जो है तभी होगी जब मैं एक बेहतर परिणाम जो है आपके रूप में दे पाऊँगा। अगर बेहतर परिणाम आता है तो यह आपकी बस सफलता नहीं होगी, यह मेरी भी सफलता होगी, मेरी स्ट्रेटजी और मेरे एफर्ट की भी सफलता होगी। और यदि इसमें मैं असफल रहता हूँ तो यह मेरी भी असफलता होगी, याद रखिएगा। हालांकि मेरे द्वारा जो है
इस क्षेत्र में पहले भी जो है ऐसा काम किया जा चुका है, उसमें मुझे सफलता मिली है, इसलिए आपके सामने जो है चीज़ें बताई जा रही हैं। चलिए अब हम प्रश्न को जो है सॉल्व करते हैं और देखते हैं एक एक प्रश्न का सॉल्यूशन। पहला प्रश्न है, अब इसमें जो है मैं ये भी बताऊंगा कि ये प्रश्न कहाँ मिलते हैं। किताबों में तो देखने को मिलते ही नहीं, अभी देखेंगे एमपीपीएससी के पेपर सॉल्व कर रहे हैं तो मैं बहुत सारे प्रश्न बताऊंगा कि ऐसे प्रश्न देखने को नहीं मिलते हैं किताबों में। तो आपको कैसे जो है इनको पकड़ना है, क्योंकि एक टुकड़ा देखने को मिल जाता है, उस टुकड़े के बेस पर जो है हम ऑप्शन ऑप्शन से गैस करते हैं। देखिए ये वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार आंकड़ा है, भारत के कौन से राज्य में वन क्षेत्र सर्वाधिक है। तो इसका जो है आपका सही जवाब तो क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश में जो है सर्वाधिक वन क्षेत्र है। लेकिन हम जो है अब डाटा करेंगे, हम जो डाटा करेंगे किसका करेंगे, वन स्थिति रिपोर्ट 2023 का डाटा आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। आप जो है ध्यानपूर्वक इसे देखेंगे और अगर आप नोट कर रहे हैं तो नोट भी करेंगे। तो ये क्या है, वन रिपोर्ट जो है 2023 का डाटा है, जो 23 में रिपोर्ट आई हुई थी, उसके अनुसार आपको 5 फैक्ट यहाँ पर ध्यान रखने हैं। आपसे पूछे कि सर्वाधिक प्रतिशत किस राज्य में है, सर्वाधिक सर्वाधिक आपसे पूछे सर्वाधिक जो है वन प्रतिशत किस राज्य में है और सर्वाधिक क्षेत्रफल किस में है, दोनों में गलती नहीं करिएगा। सर्वाधिक क्षेत्रफल पूछे तो किस राज्य में है, आपको ये बताना है। फिर आपसे पूछे कि सबसे कम वन जो है किस राज्य में है और 2023 के अनुसार जो है सर्वाधिक वन वृद्धि जो है किस राज्य में हुई है, सर्वाधिक वन वृद्धि जो है किस राज्य में हुई है। और मैं अभी एमपीपीएस से एआरओ का आपके सामने एग्ज़ाम भेजा हुआ था, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन जो है लगभग जैसा कि मैं बताया था 60-70 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो 60-70% क्वेश्चन जो है हमारी क्लासों से सीधे सीधे हैं, अगर आपने उन्हें सॉल्व किए हो, ध्यान से देखा हो, तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं, मैंने इसीलिए भेजे हुए थे आपके लिए, ताकि इस चीज़ का आप जो है विश्वास कर पाएँ कि हम जो चीज़ें कर रहे हैं उनमें जो है गहराई है। सर्वाधिक वन प्रतिशत पूछे तो आप क्या ध्यान रखेंगे, मिजोरम राज्य में ध्यान रखिएगा सर्वाधिक वन प्रतिशत है, गलती नहीं करेंगे। और यहाँ पर जो है राज्य के कुल क्षेत्रफल का 84% वन पाया जाता है। सर्वाधिक वन क्षेत्रफल आपका मध्य प्रदेश में है और मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का यहाँ पर जो है मात्र 25% जो है वन देखने को मिलता है। तो प्रतिशत के आधार पर पूछे तो मिजोरम लगाएंगे और जब क्षेत्रफल के आधार पर पूछे तो मध्य प्रदेश लगाएंगे। सबसे कम वन जो है हमें हरियाणा में देखने को मिलता है, याद रखेंगे। और सबसे ज़्यादा वन वृद्धि जो है छत्तीसगढ़ राज्य में हमें सबसे ज़्यादा वन वृद्धि देखने को मिल जाती है। तो ये सभी फैक्ट जो है आपको क्या करना है, नोट कर लेना है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं और हमारे पास 77 नंबर का प्रश्न है। अब देखिएगा ये प्रश्न का स्तर देखिएगा, आपको शायद जो है किताबों में जो है कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा कि ठाकुर रमत सिंह को जो है फांसी इस तिथि को दी गई थी। तो ध्यान रखिएगा, कुछ क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं कि जो सामान्य किताबों में नहीं मिलते हैं, और यही वो तरीका होता है कि यही वो मतलब एक माइल स्टोन है जिसकी वजह से जो है किताबों को रटने वाले बच्चे क्या हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी जो है फेल हो जाते हैं। तो आपको जो है एग्ज़ाम की स्ट्रेटजी को भी बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। ठाकुर रमत सिंह पहले समझिएगा कौन थे, फिर मैं आपको जो है कुछ डेट बता दूंगा कि इतने लोगों की आपको ध्यान रखना है, कौन कौन को फांसी कब दी गई थी। तो ठाकुर रमत सिंह ध्यान रखिएगा अंग्रेज़ों के जो है एक कैप्टन थे, मतलब जो आर्मी होती है सेना के जो है एक कमांडर टाइप के थे, मतलब ये कमांडर थे। और ये कमांडर के रूप में जो है कहाँ पर, ये कमांडर के रूप में मध्य प्रदेश के सागर जिला में तैनात थे। कहाँ पर, सागर जिला में तैनात थे। लेकिन होता क्या है कि आप जानते हैं कि समय समय पर जो है कई विद्रोह होते रहते हैं, और उन्हीं विद्रोहों को धीरे धीरे इन्होंने क्या कर दिया, ये सेना का पद छोड़ दिया और अंग्रेज़ों के खिलाफ जो है इन्होंने क्या करा, विद्रोह करना शुरू कर दिया। बहुत बड़ी कहानी है ठाकुर रमत सिंह की। ये रीवा जिले के जो है निवासी थे, मूलतः कहाँ के थे, रीवा जिले के निवासी थे। और इन्होंने जो है बहुत सारे युद्ध लड़े थे, एक भिल्ल सहाय का युद्ध लड़ा था, एक जो है एक और है चित्रकूट में इन्होंने युद्ध लड़ा हुआ था। तो कई बार जो है इन्होंने अंग्रेज़ों को, अजयगढ़ की जो किला है, अजयगढ़ रियासत है, उसमें कई बार आक्रमण किए थे क्योंकि वो अंग्रेज़ों का साथ दे रही थी। ठाकुर रमत सिंह एक बड़ा नाम है, इनके नाम पर जो है ठाकुर रमत सिंह स्टेडियम या विश्वविद्यालय भी मिल जाएगा सतना में, तो है एक बड़ा नाम है, ध्यान रखिएगा। रीवा से संबंधित थे, सागर में पदस्थ थे। 1857 की क्रांति में इन्होंने जो है उल्लेखनीय योगदान दिया। और जो बघेलखंड क्षेत्र है, कौन सा क्षेत्र है, बघेलखंड, बघेलखंड क्षेत्र में जो है इन्होंने क्रांति का बिगुल बजाया। जो बिहार के कुंवर जगदीश सिंह थे वो भी इनसे मिले हुए थे और इनके साथ में जो है आए हुए थे, मतलब क्रांति का उद्घोष करने के लिए। जो रीवा के महाराजा थे, रघुराज सिंह शायद उनका नाम था, रघुराज सिंह। तो रघुराज सिंह आंतरिक रूप से इनका सपोर्ट कर रहे थे, परंतु जो है बाह्य रूप से खुलकर नहीं कर सकते थे क्योंकि वह है अंग्रेज़ों की जो है हस्ताक्षर कर चुके थे उस संधि पत्र पर।
तो ठाकुर रमत सिंह को अंततः जो है 2 बार इन्होंने एक जो है भिल्लसाय के युद्ध में, कौन से युद्ध में, भिल्लसाय के युद्ध में जो है अंग्रेज़ों को क्या किया था, पराजित किया था। ध्यान रखिएगा, अंग्रेज़ों को इन्होंने पराजित किया हुआ था। आगे चल करके तो फिर इनको क्या कर लिया जाता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है, और गिरफ्तार करने के बाद जो है इनको क्या है, फांसी दी जाती है। क्या दी जाती है, इनको फांसी की सज़ा दी जाती है। और फांसी कहाँ पर होती है, तो ध्यान रखिएगा, ये बांदा ज़िले में, बांदा का जो है बांदा प्रेसिडेंसी एक हुआ करती थी। ये छतरपुर के बॉर्डर से लगा हुआ उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है। बांदा के नवाब जो है ये अंग्रेज़ों से इनकी मित्रता थी, तो वहाँ पर जो है इन्हें फांसी दी गई थी। बांदा एक जो है बुंदेलखंड की बड़ी प्रेसिडेंसी हुआ करती थी, तो बांदा में जो है इन्हें फांसी दी जाती है। कई जगह पर मिलता है कि 3 अगस्त 1859 को फांसी दी गई थी। कई जगह पर मिलता है 3 अगस्त 1859 को फांसी दी गई थी, और कई जगह पर मिलता है 1860 में फांसी दी गई थी। तो चूंकि 1860 इसमें जो है ऑप्शन में ही नहीं है, तो आपका जो है अगस्त 1859 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो ये आपको जो है ध्यान रखना। अब जो है कुछ महत्वपूर्ण नाम ध्यान रख लीजिए, किसको कब फांसी दी गई थी, तो इनको जो है एक शॉर्ट नोट के रूप में आप बना करके रखिएगा। जैसे आपसे पूछे ठाकुर रणमत सिंह, तो ये तो हो चुका, ठाकुर रणमत सिंह पहला ध्यान रखना है। दूसरा ध्यान रखना है आपको, दूसरा ध्यान रखना है जो राजा बख्तावर सिंह, ये धार जिले की अमझेरा रियासत के राजा थे, राजा बख्तावर सिंह ध्यान रखना है। फिर आपको तीसरे नंबर में जो है ध्यान रखना है, जो एक थे टांटिया मामा को ध्यान रखना है, टांटिया भील को ध्यान रखना है। इनको जो है कब फांसी दी गई थी, तो जब फांसी जब दी गई थी तो इन सभी की डेट जो है एक साथ याद कर लीजिएगा। ऐसा डाटा किसी किताब में नहीं मिलेगा, मैं ये भी बता देता हूँ। और आपसे जो है शंकर शाह है और प्लस रघुनाथ शाह, जिन्होंने जबलपुर में इन्हें तोप से बांध कर उड़ाया गया था, तो इनको जो है कब मतलब मृत्युदंड दी गई थी। और फिर आपको ध्यान रखना है भीमा नायक को जो है कब दिया गया था, भीमा नायक को कब दिया गया था। फिर आपको ध्यान रखना है जो सआदत खान थे, जिन्होंने महू में क्रांति किया था, इनको भी फांसी दी गई थी, सआदत खान को। फिर आपको ध्यान रखना है जो है भीमा नायक हो गया, सआदत खान हो गया। फिर आपको ध्यान रखना है एक नाम आप जो ध्यान रख सकते हैं, तात्या टोपे जो है, बड़ा मध्य प्रदेश में इन्हें फांसी दी गई थी, तात्या टोपे को जो है आपको ध्यान रखना है। फिर आपको जो है ध्यान रखना है 2 नाम और ध्यान रखने हैं। एक 8 नंबर में आप ध्यान रख लीजिएगा, कुंवर चैन सिंह, ये मध्य प्रदेश के मंगल पांडे के रूप में विख्यात है, क्योंकि सबसे पहली बार जो है इन्होंने ही बिगुल बजाया था। और फिर आपको ध्यान रखना है लक्ष्मीबाई। तो इतने नाम आप कम से कम जो है लक्ष्मीबाई, इतने नाम आपको क्या कर लेने हैं, ध्यान कर लेने हैं। अभी और भी हो सकते हैं, रानी दुर्गावती भी है, तो इतने आप कम से कम क्या कर लीजिएगा, इनको ध्यान रख लीजिएगा। क्योंकि ये 1857 की क्रांति से ठाकुर रमत सिंह को पूछे तो आपको ध्यान रखना है 3 अगस्त 1859 को जो है इन्हें फांसी दी गई थी। और ये कहाँ पर दी गई थी, इन्हें जो है बांदा में दी गई थी, याद रखिए कहाँ पर दी गई थी, बांदा में। राजा बख्तावर सिंह जो थे, इन्हें जो है 1858 को फांसी दी गई थी। 10 फरवरी को जो है 1858 के दिन फांसी दी गई थी। और इन्हें जो है आप लिखते जाइएगा, अब यहाँ पर जगह नहीं है, जो है इंदौर में फांसी दी गई थी। कहाँ पर, इंदौर में जो है फांसी दी गई थी। टांटिया भील को जो है 4 दिसंबर 1889 को हुई थी फांसी। 4 दिसंबर 1889 को 4 दिसंबर 1889 को जो है क्या हुई थी, टांटिया भील को ये फांसी हुई थी। और ये जो है इन्हें कहाँ दी गई थी, ध्यान रखिएगा, स्थान भी ध्यान रखना है, क्योंकि ये भी प्रश्न आता है कि कहाँ दी गई थी। तो इन्हें जबलपुर में दी गई थी। टांटिया भील को कोई नहीं सोचेगा जबलपुर में दी गई थी, क्योंकि इंदौर में इनका शहीद स्मारक बना हुआ है। बख्तावर सिंह को इंदौर में दी गई थी, रणमत सिंह को बांदा में दी गई थी। शंकर शाह रघुनाथ शाह को जो जबलपुर में फांसी मतलब इनका जो है दंड दिया गया था, तोप में बांध कर उड़ा दिया गया था 18 सितंबर के दिन, 18 सितंबर 1858 के दिन जो है इन्हीं के साथ में ही हुआ था। भीमा नायक को जो है, भीमा नायक के बारे में ध्यान रखना, 29 दिसंबर 1876 ध्यान रखना है। और इन्हें जो है कहाँ पर फांसी दी गई थी, इन्हें ध्यान रखिएगा पोर्ट ब्लेयर, ये कहाँ पर है, अंडमान निकोबार में है पोर्ट ब्लेयर, वहाँ पर मिली हुई थी। सादत खान को जो है फांसी आपकी ये 1 अक्टूबर 1874 को दी गई थी, ध्यान रखिएगा 1 अक्टूबर 1874 को जो है इंदौर में इन्हें फांसी दी गई थी, इंदौर में। और तात्या टोपे को जो है 16 अप्रैल 1859 को जो है
शिवपुरी में इन्हें फांसी दी गई थी। कहाँ पर? शिवपुरी में जो है फांसी दी गई थी। और रानी लक्ष्मीबाई को ध्यान रखिएगा, रानी लक्ष्मीबाई जिस दिन शहीद हुई थी तो वो दिन था आपका 18 जून 1859 का समय पर था। 18 जून 1859 ग्वालियर में जो है ये शहीद हुई थी। और आपको अगला जो प्रश्न ध्यान रखना है कौन सा है? कुंवर चैन सिंह है। कुंवर चैन सिंह सीहोर रियासत के राजकुमार थे और इन्हें जो है आपका 24 अक्टूबर 1824 को 24 अक्टूबर 1824 को फांसी नहीं दी गई थी। ये लड़ते लड़ते मतलब शहीद हुए थे सीहोर के दशहरा मैदान में। इतने आपको ध्यान रखना है। अगर प्रश्न ऐसा आता है दोहराता है तो आपका जो है इसमें आ जाएगा। या फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, सभी डेटें कहीं ना कहीं पूछी जाती हैं क्योंकि स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है हमारे सिलेबस में कि जनजातीय जो मतलब योद्धा हैं उनका क्या योगदान था ये इतिहास में, स्वतंत्रता आंदोलन में। तो ये हो जाएगा। मैं मिटा रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लिख सकते हैं। चलिए, क्योंकि ये PDF में जो मैं लिख रहा हूँ यहाँ नहीं मिलेगा, डायरेक्ट पेपर में जो है हम सॉल्व कर रहे हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अब देखिएगा भाई, ये प्रश्न जो है आपके सामने आया हुआ है। दक्षिणी दोलन वाला किसी ने क्वेश्चन भी किया हुआ था कि भाई ये समझा दो। तो मैं जो है एक इमेज, अब मुझे थोड़ा सा यहाँ से बैक जाना पड़ेगा तो मैं जाता हूँ ताकि आप जो है क्लियरिटी तरीके से समझ पाएँ। चलिए, आई होप आपको जो क्लियर तरीके से सभी चीज़ें सुनाई दे रही होंगी। तो देखते हैं, ज़रा ध्यान दीजिएगा। हम जो है क्या है 3 चीज़ें यहाँ पर समझने वाले हैं। 3 चीज़ें जो है समझेंगे। ये पहली स्थिति है आपके सामने जो है ला नीना की स्थिति है। ध्यान रखिएगा ये किसकी स्थिति है, यहाँ पर लिखा हुआ है। पहले हम किसको समझ रहे हैं? ला नीना को जो है समझ रहे हैं। ध्यान रखिएगा ये एक जटिल कॉन्सेप्ट है और लेकिन आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है 5 मिनट देने की आवश्यकता है। मैं अपने अनुभव से कहता हूँ, आपको समझा दूंगा ये चीज़ें, जीवन में कभी नहीं भूलेंगी। इधर आप देख पा रहे हैं ये कौन सा है? उत्तर अमेरिका यानी कि USA वाला भाग है, ये USA वाला भाग है। और इधर देख पा रहे हैं ये जो है ये दक्षिण अमेरिका वाला भाग है। कौन सा भाग है ये दक्षिण अमेरिका यानी कि साउथ है अमेरिका का भाग है। और यहाँ पर जो है एक देश है, इस देश का नाम है पेरू और इक्वाडोर। यहाँ पर 2 देश हैं, पेरू और इक्वाडोर 2 देश हैं, समझिएगा ध्यान से। और ये जो है ये हमारा इंडिया वाला इलाका है, यहाँ पर जो है इंडिया है। और ये पूरा का पूरा एशिया महाद्वीप है। और ये नीचे देख पा रहे हैं ये आपका ऑस्ट्रेलिया वाला इलाका है। बाकी जो है ये समुद्र है और बीच में जो ये समुद्र पड़ता है इसे क्या कहते हैं? प्रशांत महासागर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जो बीच में समुद्र पड़ता है इसे प्रशांत महासागर कहते हैं। हर बात को जो है ध्यान से सुनिएगा, निश्चित रूप से समझ में आएगा। अब आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर कुछ ऐसा तीर लगा हुआ है जो ये दिखा रहा है कि हवा जो है इधर की ओर जा रही है। और इधर आप देख पा रहे हैं भारत या एशिया वाले क्षेत्र में बादल बना हुआ है, यानी कि वर्षा का संकेत देता है। किसका संकेत देता है? वर्षा का संकेत देता है। तो ला नीना की स्थिति में आप क्या समझें कि भारत की ओर जो है हवाएं चलती हैं और चूंकि ये हवाएं समुद्र के ऊपर से होकर के आती हैं तो ये नमी लेकर के आती हैं और यहाँ पर क्या होती है? वर्षा होती है। ठीक है, नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम समझाएंगे, हर शब्द को जो है समझाएंगे। ला नीना, तो ला नीना क्या है? मैं शुद्ध भाषा में कहूँ, ला नीना जो है एक ठंडी जलधारा है। क्या है? ठंडी जलधारा है। अगर आप ये जानते हैं कि कोई भी वस्तु जो है उच्च से किसकी ओर जाती है? निम्न की ओर जाती है। ध्यान रखिएगा ये सिद्धांत, पहली बात ध्यान रखिएगा। तो इसी प्रकार से जहाँ पर क्या होगा? हाई प्रेशर होगा, हाई प्रेशर होगा तो हवा किस ओर जाएगी? लो प्रेशर की ओर जाएगी। कहाँ की ओर जाएगी? लो प्रेशर की ओर जाएगी। बस इतना ध्यान रखना है कि ये जो है ऐसा चलता है। अब हाई प्रेशर कहाँ पर होता है? ध्यान रखिएगा, जिस स्थान पर हाई प्रेशर होगा वहाँ पर क्या होता है? टेम्परेचर कम होता है। क्या होता है? जिस स्थान पर हाई प्रेशर होता है यानी कि उच्च दाब होता है वहाँ पर तापमान क्या होता है? कम होता है। ठीक है, इतनी चीज़ें समझ गई। अब जो ला नीना है ये कैसी जलधारा है? ठंडी जलधारा है। ठीक है, ठंडी जलधारा। अब ला नीना जो है यहाँ से उत्पन्न होती है, ये एक ठंडी जलधारा जो है यहाँ से निकलती है। देखिएगा यहाँ से निकल रही है और ये जो है जलधारा इस प्रकार से आती है, इस प्रकार से आती है, इस प्रकार से यहाँ पर जो है फैलती है। अब जब गर्मी का समय आता है, कौन सा समय आता है? जब गर्मी का समय होता है तो यहाँ पर क्या हो जाता है फ्रेंड्स? लो प्रेशर बेल्ट बनता है। क्या बनता है? लो प्रेशर बेल्ट बनता है।
क्योंकि यहाँ पर तापमान जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो तापमान बढ़ने से यहाँ पर क्या हो जाता है कि दाब कम हो जाता है। अब बताइएगा, अगर यहाँ पर जो है लो प्रेशर बन गया, यहाँ पर लो प्रेशर बन गया और ये ठंडी जलधारा आ रही है, तो ठंडी जलधारा से क्या होता है, यहाँ पर जो क्या होगा, ये वाले क्षेत्र में क्या होगा, इस वाले क्षेत्र में क्या होगा, दाब बढ़ जाएगा, यानी कि हाई प्रेशर होगा। क्या होगा, हाई प्रेशर होगा। तो हवाएं किस ओर की ओर चलेंगी, तो हाई प्रेशर से जो है लो प्रेशर की ओर हवाएं चलती हैं। इसी प्रकार से जो समुद्र का अन्य भाग है, वो इस प्रकार से जो है मानसून हवाएं आती हैं। इस प्रकार से जो है समुद्र के ऊपर से क्या आती हैं, हवाएं आती हैं इस प्रकार से। और आप जानते हैं कि जब भूमध्य रेखा के दूसरी ओर हवाएं जाती हैं तो फेरल के नियम अनुसार अपने दाईं ओर मुड़ जाती हैं। तो ये हवाएं कैसे मुड़ेंगी, ऐसे मुड़ेंगी, ऐसे मुड़ेंगी, ऐसे मुड़ेंगी और ऐसे मुड़ेंगी, और ये लो दाब को भरने के लिए, लो प्रेशर को भरने के लिए जाएंगी। चूँकि यह हवाएं भारत से गुजरेंगी तो बहुत सारी पर्वत पहाड़ियाँ होंगी यहाँ पर, तो टकरा करके क्या करेंगी, वर्षा करेंगी। क्या करेंगी, वर्षा करेंगी। तो चीज़ें क्या समझ में आई। तो ला नीना क्या होती है, एक ठंडी जलधारा होती है जिसके प्रभाव में क्या होता है, यहाँ पर जो है हाई प्रेशर बन जाता है, उच्च दाब बन जाता है, और यहाँ पर जो है लो प्रेशर बन जाता है। और लो प्रेशर को भरने के लिए हवाएं जो है सब मतलब पूरी सब जगह से जो है यहाँ पर आती हैं हवाएं, पूरे समुद्र से, यहाँ से भी आने लगती हैं, जिससे क्या है भारत के आसपास के क्षेत्रों में और इधर ऑस्ट्रेलिया में, इधर इंडोनेशिया वगैरह में, जापान में, पाकिस्तान में, यहाँ सभी जगह वर्षा होती है। यही क्या है, ला नीना है। ठीक है। तो ला नीना क्या है, प्रशांत महासागर की एक ऐसी घटना है जिसमें क्या होता है कि अमेरिका और उसके आसपास के क्षेत्रों में हाई प्रेशर का निर्माण होता है और इधर जो है लो प्रेशर का निर्माण होता है, और इसका प्रभाव ये पड़ता है कि भारत में वर्षा होती है। ठीक है। और कहाँ से निकलती है, ये इस प्रकार से निकलती है, चूँकि अगर गर्म जलधारा होती ये, तो फिर यहाँ पर लो प्रेशर बन जाता, तो जो हवाएं भारत की ओर जा रही हैं वो यहाँ ना जा करके सीधा यहाँ आने लगती, इधर आने लगती। ला नीना अल नीनो जो होगी ऐसी ही स्थिति होगी, ध्यान रखिएगा। तो ला नीना जहाँ क्या करती है, यहाँ पर जो है हाई प्रेशर क्रिएट करती है, यहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट करती है, और इन यहाँ से जो हवाएं यहाँ की ओर चलती हैं, जिससे क्या है भारत में भी वर्षा होती है। ये क्या है, आपकी ला नीना है। ठीक है। अब हम बात करते हैं अल नीनो की। इधर देख पा रहे हैं आप अल नीनो का, तो अल नीनो में देख पा रहे हैं कि हवाएं जो है किस ओर चल रही हैं, इधर की ओर चल रही हैं, और बादल भी जो है इधर की ओर बना हुआ है। भारत में जो है ऐसा नहीं है। तो अल नीनो भी क्या होती है, यहाँ से निकलती है, पेरू के पास ये भी निकलती है, लेकिन ध्यान रखिएगा अल नीनो कैसी है, ये कि गर्म जलधारा है, गर्म जलधारा है, गर्म जलधारा है। अब इसके प्रभाव में क्या होता है, जो यहाँ पर पहले सामान्य स्थिति में यहाँ पर जो है लो प्रेशर बनता है, हर वर्ष से लो प्रेशर यहाँ पर बनता है। क्यों, क्योंकि जब गर्मी आती है तो समुद्र सतह यहाँ पर गर्म हो जाती है, तो फिर लो प्रेशर यहाँ पर बन जाता है। लेकिन क्या होता है कि जब यहाँ से अल नीनो निकलती है, अल नीनो निकलती है, तो यहाँ पर आती है अल नीनो। चूँकि ये क्या है, गर्म जलधारा है, ये गर्म जलधारा, तो इस क्षेत्र को भी क्या कर देती है, गर्म कर देती है। अब इस क्षेत्र जब ये गर्म हो जाएगा, बताइए जहाँ पर तापमान बढ़ेगा तो वहाँ पर क्या होगा, लो प्रेशर होगा। जहाँ तापमान बढ़ेगा वहाँ का दाब कम हो जाएगा। देखिए यहाँ पर दाब कम हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर लो प्रेशर बन गया, इधर क्या बन गया, हाई प्रेशर बन गया। समुद्र की सारी हवाएं जो है किधर की ओर जाएंगी, इधर जाएंगी, इधर जाएंगी, इस दाब को भरने के लिए जाएंगी। ऐसी स्थिति में अमेरिका के तटवर्ती क्षेत्रों में खूब वर्षा होती है। ऑस्ट्रेलिया और भारत सहित तो यहाँ पर क्या पड़ जाता है, सूखा पड़ जाता है। क्या पड़ जाता है फ्रेंड्स, सूखा पड़ जाता है। यही क्या है, अल नीनो और ला नीनो है। ठीक है, यही क्या है, अल नीनो और ला नीनो। तो अल नीनो की स्थिति में भारत में क्या पड़ता है, सूखा पड़ता है, और ला नीना की स्थिति में क्या होता है, भारत में जो है वर्षा होती है। इतना कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है। तो अल नीनो और ला नीनो जो है वैश्विक विश्व भर की जलवायु को प्रभावित करने वाली ये क्या है, प्रशांत महासागर की घटना है, जिसमें क्या होता है, अल नीनो की स्थिति में जो है लो प्रेशर यहाँ बनता है, अमेरिका के तटवर्ती क्षेत्रों में लो प्रेशर बनता है और यहाँ पर वर्षा होती है। और ला नीनो की स्थिति में जो है लो प्रेशर यहाँ बनता है, जिससे भारत के आसपास और एशिया में जो है वर्षा होती है, इधर सूखा पड़ता है। तो ये क्या है स्थिति। अल नीनो ध्यान रखिएगा हर साल नहीं आती है, लगभग 6 से 7 वर्षों में आती है। कितनी आती है, 6-7 वर्ष में, कभी 10 वर्षों में भी हो जाती है। अन्यथा भारत में हर बार जो है सूखा की स्थिति होती। ला नीना की स्थिति में ध्यान रखिएगा भारत में ठंड भी बहुत तेज़ पड़ती है। क्यों, क्योंकि जो समुद्र की पूरी हवाएं इस ओर आती हैं तो कोहरा और ठंड बहुत ज़्यादा पड़ जाती है। तो ये देखिएगा ये क्या हो जाएगा। अब दोलन क्या होता है, दोलन, दक्षिणी दोलन क्या है, दक्षिणी दोलन, दोलन क्या होता है, जब कोई घटना बार बार घटित होती है उसी को दोलन कहते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है,
पहले लो प्रेशर यहाँ बनता है, यहाँ पे हाई प्रेशर बनता है। जब अल नीनो आती है तो फिर यहाँ हाई प्रेशर बन जाता है, यहाँ लो प्रेशर बन जाता है। तो प्रशांत महासागर में उच्च और रक्त दाब का स्थानांतरण होना ही क्या कहलाता है? दोलन या दक्षिणी दोलन कहलाता है। यह दुनिया भर की जलवायु को प्रभावित करता है। तो ये तीनों की तीनों घटनाएं, अल नीनो और ला नीनो को अगर दोनों मिलाकर के पढ़ लिया जाए तो क्या हो जाता है? दक्षिणी दोलन हो जाता है। ठीक है, दोलन का मतलब क्या होता है? बारंबार घटित होना। क्या होना? एक बार से अधिक घटित होना चक्र के रूप में। तो ये लो प्रेशर हाई प्रेशर जो यहाँ स्थानांतरित होता रहता है, मुझे उम्मीद है चीज़ें समझ में आ गई होंगी। चलिए हम अपने पीडीओ की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन को देखते हैं। जी है, हमारे पास में क्वेश्चन है। क्या प्रश्न पूछ रहा है? प्रश्न पूछ रहा है कि दक्षिण दोलन इनमें से कौन से दो महासागरों के मध्य प्रतिरूप मतलब किनके मध्य में जो है घटित होता है? तो देखिए, ये मुख्यतः घटना तो किसकी है? प्रशांत महासागर की है। ठीक है, ये घटना किसकी है? मुख्यतः प्रशांत महासागर की। अटलांटिक तो यहाँ हो ही नहीं सकता, उपयुक्त में से कोई हो ही नहीं सकता। तो क्या अटलांटिक को ले लेंगे? अटलांटिक को नहीं लेंगे यहाँ पर। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि अगर आप गौर से देखोगे, एक बार मैं और दिखाने का प्रयास करता हूँ। जी, फोटो देखिएगा या फिर ये देखिएगा, ये देखेंगे तो इसमें जो है ये पूरा का पूरा ये क्या देख पा रहे हैं? प्रशांत महासागर। ये क्या है? प्रशांत महासागर है। और ये कौन सा है? ये हिंद महासागर है। तो जैसे यहाँ पर जो क्या होता है, लो प्रेशर बनता है, तो कहीं ना कहीं प्रभाव इसका हिंद महासागर में भी थोड़ा मोड़ा हो जाता है। तो प्रशांत और हिंद महासागर इसमें दोनों को शामिल किया जा सकता है। अटलांटिक महासागर बहुत दूर है, ये नहीं होगा। ठीक है, तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? प्रशांत और हिंद महासागर की घटना जो है हो जाएगी। ये किसकी घटना है? प्रशांत और हिंद महासागर की। मैंने आज जलवायु के 3 कॉन्सेप्ट, जो आपका एक प्रश्न था, एक था अल नीनो और एक था ला नीनो और एक था दक्षिणी दोलन। ये जो है चीज़ें समझाई, एक बार जो है आप पीछे करके देखिएगा। अगर नहीं समझ में आता है निश्चित रूप से आएगा। चलिए अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा राज्य जो है, इनमें से आपसे पूछ रहा है कि कौन सा राज्य है जो लौह अयस्क के निक्षेपित भंडार में प्रथम स्थान पर है? तो अगर 2020-21 की बात करेंगे, इस समय की डाटा की, तो जो है कर्नाटक आपका जो है भंडारण के मामले में प्रथम स्थान पर था। यह जो है 30% क्या करता है? लोहा का उत्पादन करता है। ध्यान रखिएगा, कर्नाटक में अगर देखोगे दूसरे स्थान पर आपका, पहले स्थान पर कर्नाटक हो जाएगा, दूसरे स्थान पर क्या हो जाएगा? दूसरे स्थान पर आपका जो है उड़ीसा आता है। ध्यान रखिएगा, दूसरे स्थान पर उड़ीसा और तीसरे स्थान पर छत्तीसगढ़ और झारखंड जो है तीसरे स्थान पर आते हैं। तो कहो मध्य प्रदेश कौन से स्थान पर आता है? 6वें स्थान पर मध्य प्रदेश को ध्यान रखना है। ठीक है, 6वें, या मैं लिख देता हूँ 5वें, क्योंकि भाई डाटा ये दोनों अलग अलग मिलता है। जो अभी ये नागपुर की जो मिनरल खान ब्यूरो था उसकी रिपोर्ट आई थी, तो उसमें 6वें स्थान पर है, हालांकि पुराने डाटा के अनुसार 5वें स्थान पर है। अब कर्नाटक में जो है कुछ जो है लोहा की खदानें आप याद कर लीजिएगा, पूछी जाती हैं। एक जो आपसे पूछे, बेल्लारी हॉसपेट लौह खान कहाँ पर है? बेल्लारी हॉसपेट कर्नाटक में है। दूसरी जो है आपसे पूछे कुद्रेमुख लोहा की खान। तीसरी पूछे आपसे पूछे बाबा बूदान पहाड़ी। और एक पूछे चित्रदुर्ग में भी जो है आपकी लोहे की, हालांकि चांदी के लिए जाना जाता है चित्रदुर्ग, लेकिन ये लोहे के लिए भी जाना जाता है। इतनी बातें ध्यान रखना है। उड़ीसा छत्तीसगढ़ में जो है एक खान है, बहुत है फेमस है, बैलाडीला लोहा इसकी खान है, बैलाडीला, और डल्ली राजहर्रा 2 खाने हैं। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित में से सबसे लंबी नदी कौन सी है? आपसे पूछ रहा सबसे लंबी नदी, मुझे नहीं पता कौन सी है, आप बताएंगे। नर्मदा नदी की लंबाई जो है आपकी 1312 किलोमीटर हमें देखने को मिल जाती है। कावेरी नदी की लंबाई जो है हमें 800 किलोमीटर देखने को मिल जाती है। कृष्णा नदी की लंबाई जो है 1401 किलोमीटर देखने को मिल जाती है। गोदावरी की लंबाई जो है 1465 किलोमीटर देखने को मिल जाती है। आप बताइए कि सबसे लंबी नदी कौन सी है? तब आप क्या कहेंगे? सर ये तो बड़ी नॉर्मल सी बात है, इसमें गोदावरी सही होगा। ठीक है, तो इन सभी के जो है आपको उद्गम भी ध्यान कर लेने हैं। क्या ध्यान कर लेना है? इन सभी के जो है आपको उद्गम भी ध्यान कर लेना। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से निकलती है। कावेरी कहाँ से निकलती है? ये जो है आपकी पुष्पागिरी पहाड़ी से निकलती है। पुष्पागिरी, कन्फ्यूज मत करिएगा, पुष्पागिरी या ब्रह्मगिरी कहूँ एक ही बात है, ब्रह्मगिरी से निकलती है। कृष्णा जो है आपकी महाबलेश्वर पहाड़ी से निकलती है। महाबलेश्वर पहाड़ी से निकलती है। और महाबलेश्वर पहाड़ी पर ही ध्यान रखिएगा मेघ अनुसंधान केंद्र स्थित है। न जाने कैसे अनुसंधान केंद्र प्रश्न पूछ लेता है आपसे। मेघ ध्यान रखिए कहाँ पर है? महाबलेश्वर में। गोदावरी जो है आपकी
नासिक से निकलती है, त्र्यंबक पहाड़ी से, नासिक महाराष्ट्र से निकलती है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। इक्यासी नंबर का प्रश्न है और आपसे पूछा जा रहा है कि 15 नवंबर जो है, 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस किस जनजातीय नायक के जन्मदिन पर जो है मनाया जाता है। तो 15 नवंबर ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट तिथि है। इसमें जो है जनजातीय गौरव दिवस इस दिन को मनाया जाता है। क्या मनाते हैं? जनजातीय गौरव दिवस। क्यों? क्योंकि ये समय जो है 15 नवंबर 1899 को इस समय पर क्या हुआ था, जो आपके भगवान बिरसा मुंडा के रूप में जाने जाते हैं, बिरसा मुंडा का क्या हुआ था, जेल में रहस्यमयी तरीके से निधन हो गया था बिरसा मुंडा का। तो उनकी जयंती के रूप में जो है जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है भगवान बिरसा मुंडा के। अब बिरसा मुंडा के बारे में क्या ध्यान रखना है कि इन्होंने जो विद्रोह किया था, तो जो मुंडा विद्रोह था उसे क्या कहा जाता है, ध्यान रखें, उल गुलान भी कहा जाता है। मुंडा विद्रोह का एक अन्य नाम क्या है? उल गुलान भी है, उल गुलान, और जिसका अर्थ क्या होता है? महान हलचल। क्या होता है? महान हलचल। और क्या ध्यान रखेंगे, इन्हें जो है बिरसा मुंडा को क्या कहा जाता है? धरती आबा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? धरती आबा। और इनके जन्मदिन पर धरती आबा महोत्सव होता है। और इन्हीं के 15 नवंबर 2023 को मध्य प्रदेश में ये पैसा एक्ट लागू किया गया था। टांट्या मामा तो 1857 के महान क्रांतिकारी थे। और 4 दिसंबर 1889 को जो है इनका शहीद दिवस होता है। जबलपुर में जो है आपकी फांसी दी गई थी। रानी दुर्गावती, देखिएगा ये प्रश्न, 500वीं जयंती इनकी मनाई गई है रानी दुर्गावती की पिछली साल में जो है। तो 15 अक्टूबर 1524 को इनका जन्म हुआ था। 24 अक्टूबर 1824, ठीक है, रहने दीजिए। तो 5 अक्टूबर या 15 अक्टूबर को जो है इनका जन्म हुआ था, तो उसी दिन जो है अभी देखेंगे आगे चल करके। चलिए, तो इसका प्रश्न कौन सा हो जाएगा आपका? ये सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। T20 विश्व कप की बात कर लेते हैं। ये प्रश्न आपसे पूछा गया है, देखिएगा किस लेवल पर प्रश्न जो है MPPSC के पूछे जा रहे हैं। तो ये 2015 में जहां हम पेपर सॉल्व कर रहे थे और जहां 2025 में सॉल्व कर रहे थे, ध्यान रखिएगा अब कठिनाई के स्तर पर जो है बहुत बड़ा स्तर बढ़ गया है। तो अब बहुत लेवल जो है हाई है PSC का, ध्यान रखिएगा अप 10 पर। तो पेपर से जो है आप समझेंगे, अभी आगे देखेंगे। किताबों में प्रश्न ही नहीं मिलते हैं भाई, क्या करेंगे यहाँ पे? तो 50-60 प्रश्न ही मिल पाते हैं आपके। तो उससे आगे जो है 70-80 लाने होते हैं सिलेक्शन के लिए। अब देखिएगा, मैंने जो है विश्व कप जो है उस दिन अच्छे से देखा हुआ था, तो ये क्वेश्चन जो है मेरा हालांकि सही था। T20 विश्व कप फाइनल जो है, T20 विश्व कप फाइनल की बात कर रहा है 2024 के संबंध में, कौन सा कथन जो है आपका गलत है? तो बता दूं कि T20 विश्व कप भारत ने जो है दूसरी बार जीता हुआ है। भारत ने जो है पहली बार 2007 में महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में जीता हुआ था। और अब जो है 2024 में जो है भारत ने दूसरी बार जीता है। रोहित शर्मा जो है इस टाइम पर क्या थे? कप्तान थे, उसकी कप्तानी में ये जीता हुआ है। अब इसमें जो है आपको ध्यान रखना है, तो ये जो है दक्षिण अफ्रीका में खेला गया था, तो यही बात गलत लिखी हुई है। यह बारबाडोस में खेला गया था। फाइनल जो है कहाँ पर खेला गया था? बारबाडोस में खेला गया था। और बारबाडोस ये अमेरिका होस्ट कर रहा था। तो ये उत्तर अमेरिका महाद्वीप का एक देश है, कैरेबियन सागर में पड़ता है। तो आपसे क्या पूछ रहा है? गलत पूछ रहा है, तो यही आपका सही हो जाएगा। प्लेयर ऑफ द मैच विराट कोहली बने थे, ध्यान रखिएगा। सर्वश्रेष्ठ जो मैच के खिलाड़ी थे वो प्लेयर ऑफ द मैच है का अवार्ड जो है विराट कोहली को मिला हुआ था। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, पूरे टूर्नामेंट के जो बेस्ट खिलाड़ी थे वो जसप्रीत बुमराह थे, बॉलर थे। और फाइनल में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 7 रनों से हराया था। ये बात भी सही है, मुझे बहुत अच्छे तरीके से याद है कि अंतिम समय था और डेविड मिलर जो है दक्षिण अफ्रीका की तरफ से खेल रहे थे, डेविड मिलर। और उन्होंने जो है 5वीं गेंद पर क्या मार दिया था? छक्का मार दिया था। और इसी टाइम पर जो है सूर्य कुमार यादव ने जो है बाउंड्री पर खतरनाक कैच लिया हुआ था, तो उनका छक्का नहीं गया था। तो 7 रनों से वो क्या हो गए थे? हार गए थे। ये बात भी सही है। अब दक्षिण T20 के बारे में इतनी बातें आपको क्या कर लेनी है? ध्यान कर लेनी है। कौन से देश से भारत ने जीता हुआ था? दक्षिण अफ्रीका से जो है खेला जा रहा था, ध्यान रखिएगा। तो भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच में जो है फाइनल मैच खेला गया था और बारबाडोस देश में खेला गया था, जिसमें भारत ने जीता था और भारत ने दूसरी बार जीत हासिल की हुई थी। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अभी क्रिकेट में जो है काफ़ी महत्वपूर्ण बातें हैं। अगर आपसे पूछे जो ICC वर्ल्ड कप 2023 का हुआ था पुरुष वाला, तो किसने जीत लिया था? ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिया था, भारत से ले गई थी। और अभी जो है महिला विश्व कप हुआ है, ICC वर्ल्ड कप महिलाओं का जो हुआ है 2025 में, इसे किसने जीता है? ध्यान रखिएगा, भारत की महिला टीम ने जीता हुआ है। और ये
पहली बार है क्रांति गोंड को जो है ध्यान रखिएगा 1 करोड़ रुपए जो है देने की घोषणा की है मुख्यमंत्री मोहन यादव ने। ये छतरपुर से हमारे संबंधित हैं, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है। किसको? दक्षिण अफ्रीका को हरा करके महिलाओं ने जीता हुआ है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अब ये प्रश्न देखिएगा, रानी दुर्गावती की 500वीं जयंती मनाई गई है, उसी का जो है इतना बड़ा प्रश्न पूछा गया है। मध्य प्रदेश सरकार ने रानी दुर्गावती की 500वीं जयंती मनाई हुई है। तो ध्यान रखिएगा, जो रानी दुर्गावती जी जो हैं, इनका जन्म 5 अक्टूबर 1524 को हुआ था। कब हुआ था? 5 अक्टूबर 1524 को जो है रानी दुर्गावती का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। अगर इधर से आप देखेंगे तो 1524 से लगा करके 2024 तक में पूरे 500 वर्ष हुए हैं। तो 2024 में जो है इनकी 500वीं जयंती मनाई गई है। तो 500वीं जयंती मनाई गई है। रानी दुर्गावती जो है गोंड शासक दलपत शाह की पत्नी थी। गोंड शासक दलपत शाह की पत्नी थी, ध्यान रखिएगा, और संग्राम शाह की बहू थी। और यह जो है चंदेल राजकुमारी थी, ध्यान रखिएगा। तो चंदेल वंश की कन्या थी, ये बातें ध्यान रखेंगे। और इनका जन्म जो है नवदुर्गा में हुआ था, इसलिए इन्हें रानी दुर्गावती कहा गया था। बहुत ही तेजस्वी और वीर महिला थी। इनका नाम जो है इतिहास में एक अलग ही तरीके से मध्य भारत की इन्हें वीरांगना कहा जाता है। अकबर जैसी जो केंद्रीय सल्तनत थी उसके सामने जो है समर्पण करने की बजाय जो है इन्होंने युद्ध में शहादत देना स्वीकार कर लिया था। और अंततः इनका जो है अकबर की सेना से सामना होते हुए इन्होंने वीरगति को जो है प्राप्त हुई थी। तो 500वीं जयंती जो मनाने के लिए कई पहल की गई है मध्य प्रदेश सरकार ने। इनकी जो है 500वीं जयंती को धूमधाम से मनाने के लिए कई सारे प्रयास किए हुए हैं। भाई दुर्गावती का एक अलग नाम है, और उसी को जो है रानी दुर्गावती अन्य प्रोत्साहन योजना, तो ये निश्चित रूप से 2023 में जो है मध्य प्रदेश सरकार ने बीजों को, जो मोटे अनाज हैं, मोटे अनाज के जो है प्रोत्साहन करने के लिए 10 रुपया किलो का जो है हिसाब से क्या दिया जाएगा, फ़ायदा दिया जाएगा हर किसान को। तो उसके लिए है पूरे मध्य प्रदेश में यह 2 वर्षों के लिए लागू की गई है, 2023-24 से लेकर 25-26 के लिए। तो ये बात सही लिखी हुई है। जबलपुर में रानी दुर्गावती स्मारक एवं उद्यान निर्माण किया गया है, तो ये भी बात सही है। तो इनकी ये जयंती के उपलक्ष्य में जो है एक स्मारक बनवाया गया है और गार्डन बनवाया गया है। इनकी जो है जयंती के उपलक्ष्य में मध्य प्रदेश जनजाति महिला कल्याण बोर्ड, ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन रानी दुर्गावती जयंती सार्वजनिक अवकाश की घोषणा नहीं की गई थी, ध्यान रखिएगा। तो 1-2 सही हैं, 4 सही नहीं है। तो थोड़ा सा हम वो करने का प्रयास करते हैं। 1-2 सही हैं, 4 सही नहीं है। 1 सही है, 2 सही है, चौथा सही नहीं है। तो जिसमें 1-2 सही है तो एक तो आपका यही हो सकता है। इसमें चौथा ऑप्शन नहीं है, मतलब चौथा सही नहीं है। जिसमें चौथा दिया है वो गलत हो जाएगा, तो ये जो है आपका गलत हो जाएगा। जिसमें 1-2 नहीं है वो भी गलत हो जाएगा, तो आपका ये गलत हो गया। अब क्या ये 1-2-3 सही है या फिर 1-2 सही है? तो आप जो है ऐसे कल्याण बोर्ड की स्थापना का भाई जो कोई प्रावधान ऐसा नहीं पढ़ा है हमने, ना ही कोई ऐसा हुआ है। तो आपका 1 और 2 जो है ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। रानी दुर्गावती ने अकबर की सेना से कौन से युद्ध लड़ा था? ध्यान रखिएगा 1564 में जो है 1564 में नरई नाला का युद्ध हुआ था। उसी युद्ध में जो है रानी दुर्गावती नरई नाला के युद्ध में शहादत को प्राप्त हुई थी। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, और अगला प्रश्न है वर्ष 2023 के लिए मध्य प्रदेश सरकार के प्रतिष्ठित किशोर कुमार सम्मान। तो किशोर कुमार ध्यान रखिएगा एक फिल्म गायक हैं, क्या है, एक फिल्मी गायक हैं, और ये मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के हैं। कौन? किशोर कुमार। और इनकी जो है सम्मान में जो है क्या किया गया था कि किशोर कुमार के सम्मान में क्या दिया जाता है, सिनेमा जगत में, यानी कि फिल्मी जगत में, हिंदी सिनेमा में जो कोई विशेष कार्य करता है तो उसके लिए किशोर कुमार सम्मान दिया जाता है। और यह सम्मान जो है आपका 2023 में अगर बात की जाए तो राजकुमार हिरानी जो है खूब इसमें जो है चर्चा में रहा था। तो ये 2023 में जो है राजकुमार हिरानी को दिया गया था। ये जो है पार्श्व गायक हैं, ये क्या है, एक गायक हैं। और इसमें जो है 5 लाख रुपए की राशि जो है दी जाती है, किसमें, ये किशोर कुमार सम्मान में। आपसे पूछे कबीर सम्मान जो है इसकी स्थापना कब की गई थी? तो आप क्या बताएंगे? 1986 में। आपसे पूछे जो है लता मंगेशकर सम्मान की स्थापना कब की गई थी? तो आप बताएंगे 1986, इधर 1984 में हो जाएगा, 1984 में। और तुलसी सम्मान जो है आपका, तुलसी सम्मान 1983 में स्थापित किया गया था, 1983 में। तो इन्हें भी आप जो है याद रखेंगे। अभी हम इनकी क्लास करंट अफेयर की अभी लेंगे जो है जब हमारा टॉपिक वाइज होगा, लेकिन अभी नहीं।
दिसंबर के अंत में बहुत बाद मिलेगी जब परीक्षा नज़दीक आ जाएगी, क्योंकि अभी ये करंट अफेयर मिलता नहीं, परीक्षा के नज़दीक तक जो है और अच्छे से मिलेगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन दिवस है, तो ध्यान रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन दिवस जो है 27 सितंबर को मनाया जाता है। ऐसे प्रश्नों से भी अपने जो है तैयारी करना है। को जो है 3 गाँवों को जो है मध्य प्रदेश के 3 गाँवों को भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय ने उत्कृष्ट सतत पर्यटन प्रयासों के लिए मान्यता दी थी। उनमें से कौन जो है शामिल नहीं है? तो मध्य प्रदेश के 3 गाँव थे, ध्यान रखिएगा। एक जो है आपका प्राणपुरा गांव था, एक जो है साबरवानी था, एक लाड़पुरा खास था। ये जो है आपके 3 गांव थे, ध्यान रखिएगा। प्राणपुरा गांव जो है यह मध्य प्रदेश के अशोकनगर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? अशोकनगर में। तो इन्हें पर्यटन विभाग द्वारा जो है सम्मानित किया गया है। साबरवानी गांव जो है ये छिंदवाड़ा ज़िले में स्थित है, छिंदवाड़ा में। और लाड़पुरा खास जो है ये हमारे बगल में स्थित है, निवाड़ी में स्थित है, ओरछा में। तो इन तीनों गाँवों को किया गया है। कहता है कौन उसमें शामिल नहीं था? ये घोघरा गाँव जो है उसमें शामिल नहीं था। तो इस बात को आपको क्या ध्यान रखना है? अच्छे से ध्यान रखना है। चलिए अगर जो आप ओरछा की कुछ बातें करेंगे, ओरछा की बातें करेंगे तो ओरछा ये कहाँ पर स्थित है? पहली बात ध्यान रखिएगा, ये निवाड़ी ज़िले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? निवाड़ी ज़िले में स्थित है। दूसरी बात करेंगे जो है, दूसरी बात जो है यहाँ ध्यान रखिएगा, जो भारती चंद्र बुंदेला थे, इन्होंने क्या बनवाया था? यहाँ की राजधानी बनाया हुआ था भारती चंद्र ने। इसका पुराना नाम जो है ओरछा गंगापुरी देखने को मिल जाता है। और यह जो है आपका बेतवा नदी के किनारे स्थित है। और यहाँ पर जो है केशवदास समारोह का भी आयोजन किया जाता है, केशवदास समारोह भी आयोजित किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। और अगला प्रश्न है 86 नंबर का हमें प्रश्न उठाना है। और 86 नंबर का प्रश्न है कि राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस जो है कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 23 अगस्त को जो है हम राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि हमने जो है चंद्रयान-3 नाम का मिशन छोड़ा हुआ था। कौन सा मिशन छोड़ा हुआ था? चंद्रयान-3 नाम का जो है मिशन छोड़ा हुआ था। और भारत ने जो है इसके माध्यम से दक्षिणी ध्रुव पर क्या करवाई थी? लैंडिंग करवाई थी। दक्षिणी ध्रुव पर भारत पहुंचने वाला एकमात्र देश है सॉफ्ट लैंडिंग करवाने वाला। और इस मिशन को जो है ध्यान रखिएगा LVM-3M4 द्वारा जो है LVM-3 और M4 द्वारा जो है ये रॉकेट का नाम है, ये इस रॉकेट के द्वारा जो है लॉन्च किया गया था। और यह जो है जब लॉन्च किया गया था तो वो तारीख थी 23 जुलाई की तारीख को क्या किया गया था? लॉन्च किया गया था। 23 जुलाई की तारीख को लॉन्च किया गया था। और यह जो है 23 अगस्त 2023 को जो है चंद्रमा में अपने टारगेट पर पहुंच गया था। इसीलिए इसे जो है 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। अगली बात ध्यान रखना है, जब भी आपसे इसरो की बात करें तो इसरो के बारे में हमेशा याद रखिएगा। इसकी स्थापना आपकी 15 अगस्त 1969 को की गई थी, 1969 की। और इसके जो है इसरो के जनक कहिए या भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक जो कहिए वो कौन है? विक्रम साराभाई जी जो हैं भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कहलाते हैं। और आपसे पूछे वर्तमान में इसके चेयरमैन कौन है इसरो के? तो डॉक्टर वी नारायण जी जो हैं इसके क्या वर्तमान में चेयरमैन हैं। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। 87 नंबर का प्रश्न है, भारत सरकार ने पर्यावरण की गुणवत्ता रक्षा और सुधार के लिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो है कब पारित किया गया था? तो हर बार जो है हम ये क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो 1986 में जो है आपको यह अधिनियम पारित किया गया था। जब भी आपसे पर्यावरण से प्रश्न पूछे तो हमेशा याद रखिएगा और करंट अफेयर्स भी अपडेट रहिएगा। आपसे पूछे 1972 में कौन सा अधिनियम लाया गया था, या फिर यूँ मैं दूसरे तरीके से लिखता हूँ तो इसका 1986 जवाब सही हो जाएगा। आपसे पूछे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लाया गया था? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। फिर आपसे पूछे वन संरक्षण अधिनियम कब लाया गया था? वन जीव संरक्षण अधिनियम और वन संरक्षण अधिनियम दोनों अलग अलग हैं। फिर आपसे पूछे जल प्रदूषण के लिए नियंत्रण करने के लिए अधिनियम कब लाया गया था? जल प्रदूषण नियंत्रण निवारण अधिनियम। फिर पूछिए आपसे वायु प्रदूषण नियंत्रण निवारण अधिनियम कब लाया गया था? फिर पूछिए आपसे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लाया गया था? पर्यावरण संरक्षण। और फिर आपसे पूछे कि जैव विविधता अधिनियम कब लाया गया था? जैव विविधता अधिनियम कब लाया गया था? अभी हाल ही में ध्यान रखिएगा इसमें संशोधन भी किया गया है। क्या किया गया है? संशोधन भी किया गया है। तो बहुत महत्वपूर्ण है ये, हालांकि प्रश्न भी आ चुका है इस पर। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम आपका 1972 में लाया गया था।
वन संरक्षण अधिनियम 1980 में लाया गया था। जल प्रदूषण नियंत्रण निवारण अधिनियम 1974 में लाया गया था। वायु प्रदूषण नियंत्रण निवारण अधिनियम जो है आपको 1981 में लाया गया था। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में लाया गया था। जैव विविधता अधिनियम 2002 में लाया गया था। और इसमें जो है 2023 में क्या किया गया है, संशोधन किया गया है। इस संशोधन के बारे में ध्यान रखेंगे। अब कोई भी प्रश्न आए, देखिएगा प्रश्न आ रहे हैं आपके सामने, हम ऐसा ही डिस्कस करते हैं और प्रश्न जो है सीधे तरीके से आपके क्या है पूछे जा रहे हैं, तो बिना गलती के आपको क्या करना है, इसे याद रखना है। तो ये जो है आपका ध्यान रखिएगा, ये संशोधन जो है, ये संशोधन आपका जो है जुलाई में जो है प्रकाशित किया गया था, जुलाई में जो है इसे लाया गया था। लेकिन यह जो है 23 से ये जो है आगे आगे चल कर के अभी देखेंगे, थोड़ा सा डेट मुझे कंफर्म नहीं हो रही है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, अगले प्रश्न पर चर्चा करेंगे। ऐसा ही जो है हमारे आगे चल कर के प्रश्न हैं, ध्यान रखेंगे। चलिए, तो ये चीज़ें हमारी जो है क्लियर हो गई। 2023 में संशोधन किया गया था। अगले प्रश्न की बात करते हैं। 88 नंबर का प्रश्न है और 88 नंबर में पूछा जा रहा है। अब देखिएगा, ये प्रश्न जो है 3 जगह अलग अलग ऐसा प्रश्न आया हुआ है और जो चीज़ें महत्वपूर्ण होती हैं वो सभी जगह पूछी जाती हैं। एम्स नॉर्थ सेट के पेपर में 2024 में सेम प्रश्न आया हुआ है। यूपीपीसीएस के पेपर में 2024 में सेम प्रश्न आया हुआ है और एमपीपीएससी के पेपर 2025 में सेम प्रश्न आया हुआ है। सभी जगह जो है इसका उत्तर अलग अलग माना गया है। एम्स में जो है एम्स में इसका सही जवाब जो है क्या माना गया है, सक्सेसर माना गया है, यानी कि अनुक्रमण माना गया है, पारिस्थितिकी अनुक्रमण। और एमपीपीसीएस और यूपीपीसीएस दोनों ने जो है इसे क्रमक जो है इसका उत्तर माना हुआ है, सेरे जो है इसका उत्तर माना हुआ है। चलिए इसे समझते हैं। समुदायों का वह संपूर्ण क्रम जो किसी पर्यावरण का प्रश्न है और अनुक्रमण पर जो है हम चर्चा निश्चित रूप से जितना जब हम टॉपिक वाइज करेंगे तो आपके सभी फैक्ट जो है एक जगह आपको मिल जाएंगे, ध्यान रखना। समुदायों का वह संपूर्ण क्रम जो किसी दिए गए क्षेत्र में क्रमिक रूप से बदलता है। देखिएगा, मैंने शायद इस बार कभी क्वेश्चन में चर्चा की हुई है कि एक ऐसा क्षेत्र जो मरुस्थल के रूप में है, जहाँ पर कोई भी जीव नहीं रहता है और उसमें धीरे धीरे क्या होता है कि वहाँ पर जीव उगते हैं, पानी बरसता है, छोटे छोटे कीड़े उगते हैं, पेड़ पौधे उगते हैं, क्षेत्र हरा भरा हो जाता है, तो इसे क्या कहते हैं, अनुक्रमण कहते हैं। तो किसी जहाँ पर कुछ भी नहीं है तो वहाँ पर जब वनस्पति का विकास होता है तो उसे क्या कहा जाता है, अनुक्रमण कहा जाता है। लेकिन ये प्रश्न एमपीपीएससी ने से ये उत्तर नहीं माना हुआ है। समुदायों का वह संपूर्ण क्रम जो किसी दिए गए क्षेत्र में क्रमिक रूप से बदलता है, इसके लिए जो क्रमक सही जवाब माना हुआ है। ध्यान रखिएगा, कोई कुछ भी माने, ये ऑप्शन भी जो है सही है, गलत नहीं हो सकता। मैं अभी जो है सिद्ध भी करूँगा, लेकिन फिलहाल यहाँ नहीं कर सकता क्योंकि क्रमक भी इसका जो है सही हो सकता है। लेकिन क्रमक में जो है एक शब्द है, ये जो परिस्थितिकी अनुक्रमण में होता है वहाँ पर प्रजातियों के कारण जो क्या होता है, जीवन का विकास होता है। सबसे पहले क्या होता है कि जहाँ पर कुछ भी वनस्पति नहीं होती वहाँ पर सबसे पहले लाइकेन उगती है। क्या उगती है, लाइकेन उगती है और धीरे धीरे वहाँ पर बहुत सारी वनस्पतियाँ हो जाती हैं। तो यहाँ पर जो है प्रजाति से जीवन शुरुआत होता है, इंग्लिश में से स्पीसीज कहा जाता है। और यहाँ पर समुदायों की बात की गई है, समुदाय यानी कि कम्युनिटी होता है, यानी कि जीवन यहाँ से पहले पर भी जो था ये कम्युनिटी जो है इसके लिए शब्द प्रयोग करते हैं। तो दोनों उत्तर सही हो सकते हैं, ध्यान रखिएगा। एमपीपीएससी ने इसका उत्तर जो है सही माना है, बी। आप बी मान करके चलिएगा। ऐसा अगर दोबारा प्रश्न आता है लेकिन कहीं और पूछा जाता है, क्रमक ऑप्शन नहीं होता है, तो अनुक्रमण लगाइएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं और अगला प्रश्न है, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो ऐसे प्रश्न कुछ जो है आपको छोड़ने ही पड़ेंगे। भारत में कम से कम 1000 जो है वैज्ञानिक संस्थान स्थित हैं, वो नहीं हम पढ़ सकते हैं। आप जो है मुख्यतः इसरो वगैरह, डीआरडीओ है, ऐसे पढ़ लीजिएगा। बाकी जो है समय समय पर हम पढ़ते रहेंगे। ऐसे प्रश्नों को जो है उम्मीद में मत रखिएगा कि हम ऐसे प्रश्न सॉल्व कर पाएँ। 5% प्रश्न पहले से दिमाग में बैठा लीजिएगा कि हमारे इतने परीक्षा में छूटना ही छूटना है। तो ये संस्थान कहाँ पर स्थित है, आपकी कल्पना से परे है, ये देहरादून में स्थित है। हमारा भी गलत हुआ था, मैंने इसे भावनगर जो है सही किया हुआ था, लेकिन ये गलत है। तो पेट्रोलियम संस्थान जो है आपका कहाँ पर स्थित है, देहरादून। और देहरादून कहाँ पर स्थित है, ये उत्तराखंड में स्थित है। देहरादून में आपको पता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग स्थित है। देहरादून से ही क्या की जाती है, भारत की वन रिपोर्ट जो है जारी की जाती है, वन रिपोर्ट जारी की जाती है। और देहरादून जो है उत्तराखंड की क्या है, राजधानी भी है। ये क्या है, उत्तराखंड की राजधानी भी है, ये ध्यान रखेंगे।
भारत में सबसे पहले अगर पूछा जाए प्रथम बार पेट्रोलियम कहाँ से निकाला गया था, तो ये डिगबोई से निकाला गया था। और डिगबोई कहाँ पर पड़ती है? असम में जो है ये पड़ती है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। मध्य प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2011-12 से लेकर के 2023-24 तक चालू कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय कितनी बढ़ी हुई है? तो गौर से अगर समझेंगे, देखिएगा, अगर 2011-12 में, थोड़ी से निश्चित रूप से कठिन प्रश्न है, गलती होने वाला है, गलत होगा। 2011-12 में आपकी जो है प्रति व्यक्ति आय आपको पता होनी चाहिए। फिर 2023-24 में पता होना चाहिए 2023-24 में, और फिर वो कितने गुना बढ़ी है आपको उत्तर निकल आएगा। तो आप कहेंगे कि 2011-12 में जो प्रति व्यक्ति आय थी ये लगभग जो है, मुझे एग्जैक्ट डाटा तो याद नहीं, लेकिन 38,000 की जो है लगभग थी। कितनी थी? 38,000 रुपये जो है प्रति व्यक्ति आय होती थी 2011-12 में। और वर्तमान में कितनी है ये मुझे याद है। तो वर्तमान में जो है ये 1,42,565 रुपये जो है ये वर्तमान में प्रति व्यक्ति आय है। अगर गुणा चार देखेंगे तो प्रश्न कह रहा है कि कितने गुना बढ़ी है, तो इनका आप गुना करके देख लीजिए। अगर दोगुना करेंगे तो लगभग 80,000 हो रहा है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। 3 गुना करेंगे तो 1,20,000 के लगभग 1,15,000 के समथिंग होगा, ये भी नहीं हो सकता। 4 गुना करके देखिएगा तो लगभग उत्तर जो है आपका इतना ही निकलेगा। तो यही आपका सही हो जाएगा कि 4 गुना जो है प्रति व्यक्ति आय बढ़ चुकी है 2011-12 की तुलना में। ठीक है, तो इतनी बातें आपको ध्यान रखना है। मध्य प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय भारत से जो है कम है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। 91 नंबर का प्रश्न है। चलिएगा देखिएगा, ये है आपका प्रश्न। किसी भी किताब में आपको ऐसा प्रश्न नहीं मिलेगा, बड़ी मुश्किल से मिलेगा। ये जो है करंट अफेयर परिवर्तन पर आधारित प्रश्न होते हैं, तो इनको आपको ध्यान रखना। अब देखिएगा, करंट अफेयर में कई लोग जो रटने में पड़े रहते हैं कि भाई ये क्या है, वर्तमान में वो कौन है, ये कौन है, फलान। करंट अफेयर में बहुत सारी घटनाएं होती हैं। ध्यान रखिएगा, भारत के करंट अफेयर को आप अपने सब्जेक्ट के हिसाब से पढ़िएगा, MPPSC के सिलेबस के हिसाब से पढ़िएगा, तभी जो है भारत का करंट अफेयर पकड़ पाएंगे। मध्य प्रदेश के करंट अफेयर पर फोकस कीजिएगा, जो सब्जेक्ट के हिसाब से आपको पढ़ना है। जैसे कि हमारे विज्ञान वाले सिलेबस में देखोगे, यूनिट 7 में है शायद पर विज्ञान वाला सिलेबस है, उसमें देखोगे तो लिखा हुआ है स्वास्थ्य नीति और स्वास्थ्य कार्यक्रम, ऐसा सिलेबस लिखा हुआ है, स्वास्थ्य कार्यक्रम। तो किशोर स्वास्थ्य जो क्या है, एक प्रकार का स्वास्थ्य कार्यक्रम है। जितने भी स्वास्थ्य कार्यक्रम हैं उनको जो है आपको पढ़ डालने हैं, ध्यान रखिएगा। तो किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम जो है, राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम में किस आयु वर्ग के बच्चे सम्मिलित किए गए हैं, तो ये जो है 2014 में जो है इसे क्या किया गया था, शुरू किया गया था। और अभी 2021 में जो है राज्यसभा में से जो है काफ़ी चर्चा हुई थी राज्यसभा में, तो उसी वजह से शायद पूछा गया होगा। तो इसकी जो किशोर कौन है, किशोर किसे कहते हैं? जिसकी आयु कितनी हो, तो ध्यान रखेंगे, जिसकी आयु 10 वर्ष से लगा कर के 19 वर्ष तक है, उसे क्या कहा गया? किशोर कहा गया। किसमें? किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम में जो मतलब योजना है, यानी कि नेशनल किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम जो है, इसके अनुसार जो है किशोर वो व्यक्ति है जिसकी आयु कितनी है, इतनी है। ध्यान रखिए। मतदान की आयु भारत में कितनी है? मतदान की आयु कितनी है? 18 वर्ष है। कितनी है? 18 वर्ष है। पहले कितनी होती थी? पहले 21 वर्ष होती थी। और ये जो है 61वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है 18 वर्ष कर दी गई थी। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। ये देखिएगा, प्रश्नों का स्तर देखिएगा। आप जो है कहाँ पढ़ेंगे भाई, किताबों से थोड़ा सा दिमाग हट कर के भी आपको यूज करना चाहिए, और इसके लिए जो है चलिए, विधि एवं न्याय मंत्रालय द्वारा भारत सरकार द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी यानी कि जैव विविधता अमेंडमेंट संशोधन अधिनियम, जैव विविधता संशोधन अधिनियम 2023 किस दिनांक को जो है आपका क्या किया गया है, प्रकाशित किया गया है? तो देखिएगा, अगर इसकी लागू होने की बात की जाए ना, लागू कब हुआ था, तो लागू तो ये बात की हुआ था 2024 में लागू हुआ है। कब हुआ है? 2024 में लागू हुआ है। ध्यान रखना, अगर आपसे ये पूछा जाए कि ये जो है लागू कब हुआ है, तब आप बताएंगे कि यह जो है 1 अप्रैल 2024 को लागू हुआ है। क्या हुआ है? 1 अप्रैल 2024 को लागू हुआ है। लेकिन यहाँ 1 अप्रैल तो है नहीं है, तो ये लागू होने की बात है। और लेकिन ये राजपत्र में कब प्रकाशित किया गया था, ये पूछ रहा है। विधि एवं न्याय मंत्रालय द्वारा भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि पूछ रहा है, और ये तिथि आपकी कितनी है? 3 अगस्त है। आपको नहीं पता कानून कैसे बनता है, तो ध्यान रखिएगा,
सबसे पहले क्या होती है, अब संसद देखेंगे और संसद के क्या होते हैं, 3 हमेशा हिस्सा होते हैं, 2 नहीं ध्यान रखना है, 3 ध्यान रखना है। एक आपकी राज्यसभा होती है, एक लोकसभा होती है और एक प्रेसिडेंस होता है। ठीक है, अब जैसे ही जो है कोई कानून बनाना होता है, संशोधन जो भी करना होता है, तो सबसे पहले उस संशोधन को जो है किसी भी सदन में ला सकते हैं आप, राज्यसभा में भी ला सकते हैं, लोकसभा में भी ला सकते हैं, दोनों में से किसी में ला सकते हैं। साधारण विधेयक की बात कर रहा हूँ। तो जैसे ही लोकसभा में लाया जाएगा तो लोकसभा क्या करेगी, सरकार लाने से पहले जो क्या करती है, सरकार लाने से पहले जो विधि एवं न्याय मंत्री होता है, क्योंकि जो कानून निर्माण का कार्य है विधि एवं न्याय मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो जो मंत्री होता है सबसे पहले उस जो कानून को, जो कच्चा कानून होता है, उस कानून को सरकार के गजट में प्रकाशित किया जाता है, यानी कि राजपत्र में क्या किया जाता है, प्रकाशित किया जाता है। राजपत्र में प्रकाशित करते हैं, फिर लोग इसमें क्या कर देते हैं, चर्चाएं करते हैं। कई बार जो है ऐसा सरकार जानबूझकर करती है कि जनता का मत जाना जाए कि इसमें क्या कहना चाहती है, तो लोग जो है अपना मत देते हैं। कोई कमेंट बॉक्स के माध्यम से देता है, तो कोई विरोध करके देता है, तो कोई जो है धरना करके जो है समर्थन करता है, तो कोई विरोध करता है, ऐसे करके मत देते हैं अपना। फिर जो है इस पर जो है संसद में चर्चा होती है, और जब एक सदन पारित कर देगा तो वही सदन दूसरे में जाएगा, और दूसरे सदन में जाने के बाद जो है जब राष्ट्रपति इसमें हस्ताक्षर कर देगा तब कोई जाकर के कानून बन पाता होता है। ठीक है, तो ये राजपत्र में प्रकाशित होने की डेट क्या है आपकी, 3 अगस्त है, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स अकेडमी कहाँ पर स्थित है, ये भी आपका नया प्रश्न है, ध्यान रखें। किसी भी किताब में आपको ऐसा नहीं देखने को मिलेगा। जो मार्केट में प्रचलित है उनकी बात कर रहा हूँ। देखिएगा, हम जानते हैं कि जो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम कब लाया गया था, तब आप कहेंगे सर 2005 को लाया गया था। कब लाया गया था, 2005 को जो है यह अधिनियम लाया गया था। लेकिन ध्यान रखना, एक भी गलती मत करना। अगर आपसे पूछा है लागू कब होता है, फिक्स डेट पूछेगा, ध्यान रखना लागू कब होता है, तब आप क्या बताएंगे, 23 दिसंबर 2005 को इसे जो है लागू किया जाता है। क्या किया जाता है, 23 दिसंबर 2005 को जो है यह लागू होता है। ये डेट आपको ध्यान रखनी है। दूसरी बात, यह भारत में प्रथम अधिनियम था जो आपदा प्रबंधन, आपदा तो आप जानते हैं ना, भूकंप, ज्वालामुखी, सुनामी, सभी क्या होती हैं, आपदाएं होती हैं। इनको प्रबंधित करने के लिए एक कानून होता है। उस कानून के तहत जो है सेना का संचालन, जो साधन है हमारे पास में, गाड़ी वाहन है, कौन यूज करेगा, कैसे यूज करेगा, किसको जो क्या करना है, वो सब कानून में लिखा होता है। तो इसके लिए एक कानून बनाया गया है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम। इसके तहत जो है एक जो है संस्था की स्थापना की गई है। उस संस्था का नाम है क्या, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। ठीक है, ये जो है राष्ट्रीय स्तर पर संस्था होगी। इसी प्रकार से राज्य स्तर पर जो होगी, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, यह जो है क्या राज्य स्तर पर संस्था होगी। इसके बाद जो है जिला स्तर पर भी जो है कलेक्टर के नेतृत्व और जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में एक संस्था होती है। तो राष्ट्रीय प्रबंधन आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत त्रिस्तरीय आपदा प्रबंधन की संस्था का निर्माण किया गया था। और इसी कानून के तहत जो है ये डेट आपसे पूछी जाएगी, ध्यान रखना। आपसे पूछे जो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम अथॉरिटी है, यानी कि NDMA है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, इसकी स्थापना कब की गई थी, तो आप क्या बताएंगे, इसकी स्थापना 19 जनवरी 2006 को हुई थी। कब हुई थी, तब आप बताएंगे 19 जनवरी 2006 को हुई थी। और मध्य प्रदेश में पूछे कि मध्य प्रदेश आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना कब हुई थी, तो आप क्या बताएंगे, 27 सितंबर 2006 को हुई थी। 27 सितंबर 2007 को हुई थी, 27 सितंबर 2007 को जो है भोपाल में इसकी स्थापना की गई थी। अब जो ये आपकी संस्था है कौन सी, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, इसके अधीन जो है NDRF का गठन किया गया था। किसका किया गया है, NDRF, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स यानी कि यह एक प्रकार की क्या है, पुलिस है, जो कि भूकंप, आपदा इत्यादि के समय पर क्या करती है, काम करती है। तो 23 दिसंबर कब, ठीक है, चलिए, तो इसी के तहत में जो क्या की गई है, इससे कि नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स की जो है स्थापना की गई है। और इसकी ट्रेनिंग जो है कहाँ पर होगी, यानी कि एकेडमी कहाँ पर स्थित है,
ध्यान रखिएगा नागपुर में जो है इसकी एकेडमी स्थित है, ध्यान रखेंगे। तो आई होप चीज़ें समझ में आई होंगी कि ये क्या है, और नागपुर जो है इसका सही हो जाएगा। नागपुर जो है महाराष्ट्र में स्थित है। और कुछ जो अगर आप ध्यान रखना चाहते हैं तो यहीं पर ध्यान रखिएगा, नेशनल राष्ट्रीय स्तर का जो निकाय होता है तो इसके प्रधानमंत्री ध्यान रखिएगा अध्यक्ष होते हैं, और जो राज्य स्तर का निकाय होता है इसके चीफ मिनिस्टर क्या होते हैं, अध्यक्ष होते हैं। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकड़कर ने भीमबेटका शैलाश्रयों की खोज कब की हुई थी, ये आपसे प्रश्न पूछा गया है। तो भीमबेटका शैलाश्रय सबसे पहले आप ध्यान रखिएगा ये कहाँ पर स्थित हैं, तब आप क्या बताएंगे कि रायसेन में स्थित है। फिर आपसे पूछिए क्या हैं, तो ये पाषाण काल की गुफाएं हैं जहाँ पर जो है आदि मानव रहते थे। इनके पूछे कि इनकी खोज कब की गई है, तो 1956 या 57 में जो है विष्णु श्रीधर वाकड़कर द्वारा जो है खोज की गई थी। वाकड़कर द्वारा जो है इसकी खोज की गई थी, और इसे जो है 2003 में जो है यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया गया है भीमबेटका को। इतनी बातें ध्यान रखना। सही जवाब हो जाएगा 1957-58। इसी व्यक्ति ने, ये जो वाकड़कर जी हैं, इन्होंने ही कायथा की खोज की हुई थी जो कि उज्जैन में स्थित है, बराहमीर की जन्म स्थली है, और यह जो है आपके मंदसौर जिले के पुरातत्वविद हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन ने किस वर्ष तक सिकल सेल को भारत से समाप्त करने का लक्ष्य रखा है। राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया ये हमारे सिलेबस में स्पष्ट रूप से उल्लेखित है। इसके लिए जो है योजना शहडोल जिले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2023 में इस मिशन की घोषणा की गई थी, शहडोल जिले से 2023 में, और लक्ष्य रखा था कि 2047 तक जो है हम सिकल सेल एनीमिया को क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे। तो 2047 आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, और हमारे पास में 96 नंबर का प्रश्न है। 96 नंबर के प्रश्न में पूछा जा रहा है कि जो आपका उचेहरा नामक स्थान है, ये उचेहरा कांस्य शिल्प का बड़ा केंद्र है। ये मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है, तो यह स्थान ध्यान रखिएगा मध्य प्रदेश के सतना जिले में स्थित है। तो उचेहरा के जो आपने बटलोही के बर्तन सुने होंगे, क्या बटलोही विवाह में आपने देखा होगा कि जो क्या होता है, बटुआ होता है, बहुत बड़ा बटुआ होता है। अब इसको पता नहीं क्या नाम लेते हैं, बटुआ बोलते हैं, ये तांबे का बना होता है। तो ये बटुआ जो है वहीं पर, वहाँ के बटुआ बहुत ज़्यादा फेमस हैं। तो ये कांस्य शिल्प का, कांसे से बनी चीज़ों का जो है शिल्प का केंद्र है, और ये कहाँ पर स्थित है, तो मध्य प्रदेश के सतना जिले में स्थित है। इसी प्रकार से चीचली, चीचली या चिचौली, चीचली ऐसा ही एक केंद्र है जहाँ पर तांबे की मूर्तियाँ वगैरह बनती हैं। ये नरसिंहपुर में स्थित है, ध्यान रखिएगा नरसिंहपुर में स्थित है। चलिए खंडवा जिला सब कोई मतलब अपने अपने के लिए जाने जाते हैं हर केंद्र। तो अभी हम, मुझे लगता है भाई टॉपिक वाइज चीज़ें करेंगे, तो वहाँ पर थोड़ा सा वो हो गया है, लास्ट क्लास है। चलिए अगला है हमारे पास में, बाघ जिला की किस गुफा को रंग महल कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा बाघ की गुफा में, बाघ की जो गुफा है ये कहाँ पर स्थित है। बाघ की गुफा में जो है कुछ बातें ध्यान रख लीजिएगा। सबसे पहली बात आपसे पूछी जाए, यह मध्य प्रदेश के धार जिला में स्थित है, और धार जिला में स्थित है, और इसकी खोज आपसे पूछे तो किसने की हुई थी, डेंजर फील्ड नाम के एक व्यक्ति द्वारा, अंग्रेज द्वारा इसकी खोज की गई थी। तो बाघ क्या होता है, बहुत डेंजर होता है, बहुत खतरनाक होता है, तो ऐसे ध्यान रख पाएंगे। और यह जो है बौद्ध धर्म से संबंधित गुफाएं हैं। कौन से धर्म से संबंधित गुफाएं हैं, बौद्ध धर्म से संबंधित गुफाएं हैं, और इनका निर्माण जो है गुप्त शासकों द्वारा करवाया गया था। ये भी आप ध्यान रखेंगे, किसके द्वारा, गुप्त शासकों द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। यहाँ पर कुल कितनी है, 5 गुफा वर्तमान में जो है यहाँ पर हैं। तो पाँचों को जो है आपको रट लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी यह गुफा। आपसे पूछे पहली गुफा का क्या नाम है, दूसरी गुफा का क्या नाम है, फिर पूछे आपसे तीसरी गुफा का क्या नाम है, फिर पूछे आपका चौथी गुफा का क्या नाम है, फिर पूछे पांचवी गुफा का क्या नाम है। तो ध्यान रखिएगा प्रथम गुफा को सबसे पहले तो आपका घर हो जाएगा, यानी कि गृह गुफा कहा जाता है। पहली गुफा को क्या कहते हैं, गृह गुफा। दूसरी गुफा को जो कहा जाता है आपका पांडव गुफा कहा जाता है, ध्यान रखिएगा पांडव गुफा कहते हैं। तीसरी गुफा को जो है हाथी खाना गुफा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हाथी खाना गुफा कहा जाता है। और जो चौथी गुफा है इसे जो है रंग महल कहा जाता है, रंग महल कहा जाता है। और जो पांचवी गुफा है
इसे पाठशाला कहा जाता है। क्या कहते हैं? पाठशाला गुफा कहते हैं। ये जो है 5 गुफाएं हैं, धार में स्थित हैं। क्या पूछा है कि रंगमहल किस गुफा को कहा जाता है, तो आप क्या बताएंगे? चौथी गुफा को कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। इनमें से कौन सी दो श्रेणियों के मध्य नीलगिरी पहाड़ियाँ स्थित हैं? मैं 85वीं बार जो है इस पर चर्चा कर चुका हूँ, एक बार फिर से कर देते हैं कि ये जो आप देख पा रहे हैं दक्षिण भारत का मानचित्र है, और दक्षिण भारत के मानचित्र में इधर आप ध्यान से देखेंगे तो ये वाली जो पर्वत श्रृंखला कहलाती है इसे पश्चिमी घाट पर्वत कहते हैं, और जो आपकी ये वाली पर्वत श्रृंखला है इसे पूर्वी घाट पर्वत कहते हैं। और इनके मध्य में जो है एक पर्वत श्रेणी स्थित है। यहाँ पर इस पर्वत श्रेणी को नीलगिरी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? नीलगिरी कहा जाता है। और जो नीलगिरी के नीचे आपकी पर्वत श्रेणी पड़ती है, नीलगिरी की जो नीचे पर्वत श्रेणी है यहाँ पर इसे दक्षिणी घाट पर्वत कहा जाता है। और इसी की 3 जो है हिस्सा हैं, एक जो है कार्डमम पहाड़ियाँ, एक जो है कार्डमम पहाड़ियाँ, दूसरी हैं ये अन्नामलाई पहाड़ियाँ, और एक तमिलनाडु में पड़ती है आपकी। तो ये 3 पहाड़ियाँ हैं। तो आपसे प्रश्न क्या पूछा है कि आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि कौन सी 2 श्रेणियों के मध्य नीलगिरी पर्वत है? तो ये हो जाएगा आपका पश्चिमी घाट, और ये हो जाएगा पूर्वी घाट। ये हो जाएगा आपका पश्चिमी घाट, ये हो जाएगा आपका पूर्वी घाट। तो इन दोनों के मध्य में स्थित है पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। तो यही आपका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन सी जो है सही हो जाएगा। अब आपसे प्रश्न पूछे, अगला प्रश्न कुछ पूछिए, अगर नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो आपको याद रखना है कि नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी जो है उसका नाम क्या है? तो दोदा बेटा जो है उसका नाम है, ध्यान रखिएगा। दूसरी बात जो है नीलगिरी पर्वत में कौन सी जनजाति रहती है? अगर ये आपसे प्रश्न पूछा जाए तब आप क्या ध्यान रखेंगे कि ऊटी नामक जनजाति रहती है। सॉरी क्या बोल रहा हूँ भाई, टोडा, टोडा नामक यहाँ पर जनजाति रहती है। और यहाँ पर जो है ऊटी क्या है? ऊटी एक जो है मतलब जिस प्रकार से हमारे मध्य प्रदेश में पचमढ़ी है उसी प्रकार से ये क्या है? ऊटी है। तो यह एक स्वास्थ्यवर्धक या हिल स्टेशन है। क्या है? ये हिल स्टेशन है, ध्यान रखेंगे, ये हिल स्टेशन है, ऊटी हिल स्टेशन। चलिए हमारे पास में 99 नंबर का प्रश्न है। छतरपुर का जो है ये छतरपुर जिले क्वेश्चन है। छतरपुर के चरण पादुका गोलीकांड, ये कई बार हम चर्चा कर चुके हैं। गोलीकांड में भीड़ पर गोली चलाने का आदेश किसने दिया हुआ था? तो आप कहेंगे कि भाई जो नौगांव था, छतरपुर का कौन सा गांव था? नौगांव था। नौगांव में जो एक घटना घटित हुई है, अब थोड़ी सी इसे अच्छे से नोट कर लीजिएगा, लास्ट प्रश्न है शायद। चरण पादुका नरसंहार, चरण पादुका नरसंहार, चरण पादुका नरसंहार जो है आपसे पूछे ये नरसंहार कहाँ पर हुआ था, आपसे स्थान का नाम पूछे, घटना मतलब कहाँ पर हुई थी, तो यह जो है आपके मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में हुई थी। छतरपुर के मतलब नौगांव में हुई थी। और नौगांव में किस नदी के किनारे पूछे? तो उर्मिल नदी के किनारे जो है ये घटना हुई थी, उर्मिल नदी के किनारे हुई थी। फिर आपसे पूछे इसका समय क्या था? फिर आपसे पूछे इस घटना को अंजाम किसने दिया था, यानी गोली चलाने का आदेश किसने दिया था, और इस सभा का ये क्यों आयोजित की गई थी, यह क्या थी ये बताना है। ये जो है यहाँ पर कारण क्या था ऐसा, मतलब इन्हें गोली चलानी पड़ी, कारण क्या था? तो ये सभी बातें आप जो है ध्यान रखेंगे। ये समय जो है 14 जनवरी 1931 का समय था, 14 जनवरी 1931 का समय था। और गोली चलाने का आदेश जो है कर्नल फिशर द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? फिशर द्वारा दिया गया था। और कारण ये था कि एक सभा आयोजित की गई थी, लल्लू सिंह के नेतृत्व में शायद सभा आयोजित हुई थी, ये सभा आयोजित की गई थी। और यह सभा जो है अंग्रेज़ों को टैक्स देने से क्या कर रही थी? मना कर रही थी। शायद आपको समय देखकर अगर याद आ रहा हो कि 1930 के समय में महात्मा गांधी ने कहा था कि जिसके पास में जंगल है वो जंगल कानूनों को उल्लंघन करे, अगर कुछ भी नहीं है तो अंग्रेज़ों के कानूनों को उल्लंघन करना है। तो शायद उसी का ये प्रभाव था। और इन्होंने क्या किया? सभा लगाई कि हम जो है अंग्रेज़ों को क्या करेंगे? टैक्स नहीं देंगे। तो इसी सभा पर जो है कर्नल फिशर ने गोली चलवाई थी, लगभग 40 लोग इसमें मारे गए थे। तो ये गोली चलाने का ऐसा आदेश भारत में डायर द्वारा दिया गया था। तो इससे आपसे प्रश्न पूछे कि मध्य प्रदेश का डायर किसे कहा जाता है? जनरल डायर। तो आप क्या बताएंगे कि फिशर को कहा जाता है। और मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग हत्याकांड किसे कहा जाता है? तो चरण पादुका नरसंहार को जो है मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। किसने आदेश दिया था? तो फिशर द्वारा जो है ये आदेश दिया गया था, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, और हमारे पास में आज का लास्ट प्रश्न है।
टुरिया जंगल सत्याग्रह। तो देखिए, जब टुरिया जंगल सत्याग्रह की बात आती है तो इसमें वो ऑप्शन ही नहीं दिया हुआ है, लेकिन ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। टुरिया जंगल सत्याग्रह, टुरिया जंगल सत्याग्रह आपसे पूछे कहाँ हुआ था, फिर पूछे कब हुआ था, फिर पूछे किसने किया था। 3 बातें ध्यान रखना है। तो आप ध्यान रखेंगे, यह जो है सिवनी ज़िले में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, तो आप बताएंगे कि यह जो है सिवनी ज़िले में हुआ था। कब हुआ था, तो 1930 का ये समय था। इसका नेतृत्व जो है 2 लोगों ने किया था। एक व्यक्ति का नाम है दुर्गा शंकर मेहता, और दूसरे व्यक्ति का नाम था मूका लोहार। क्या नाम था, मूका लोहार। इन्होंने घास काट करके, अंग्रेजों के गार्डन की घास काट करके सत्याग्रह किया हुआ था। तो इसमें गंजन सिंह कोरकू ये तो घोड़ा डोंगरी सत्याग्रह से संबंधित हैं। ठाकुर मोहकम सिंह अलग हैं। मूका लोहार जो है आपका सही जवाब हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा जो है, हमने क्या किया, पूरे 100 प्रश्न किए। और तैयार हो जाइएगा बहुत अच्छे से तैयारी करने के लिए। ध्यान रखना, सिर्फ आपको क्या करना है, साथ में चलना है। कि तुम जो अगर साथ दो तो वो और बात है, दुनिया अगर साथ दे तो वो और बात है। चलने को तो व्यक्ति एक पैर से चलकर भी मंजिल तक पहुंच जाता है, मगर अपना दूसरा पैर साथ दे तो और बात है, वो और बात है। मिलते हैं, तैयार हो जाइएगा बहुत अच्छे से। जो तैयारी करेंगे आपको शॉर्ट नोट्स भी मिलेंगे। मुझे भी साबित करना है कि भाई हमने भी जो है क्या किया है, इस क्षेत्र में कार्य किया है। चलिए, थैंक यू। आप जुड़ जाइएगा, टेलीग्राम में ज़रूर जुड़िएगा, वहाँ पर सभी अपडेट आपको मिलती रहेंगी। थैंक यू।